तो जय हिंद देवी लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरी ओला S1 Pro लॉन्ग्ड वाली को लगभग 403 दिन हो गए हैं और मैंने कोई भी अपग्रेड नहीं लिया है, इसको S1 Pro में चेंज नहीं कराया है। तो चलिए बात करता हूँ 403 दिन बाद कैसी परफॉर्मेंस है इसकी, क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए हैं, अभी क्या कंडीशन है इसकी, क्या मैं खुश हूँ नहीं, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या कंडीशन है व्हीकल की। फ़िलहाल अगर ये आपको बताऊँ मैं तो मेरी ओला लगभग 403 दिनों में 6048 किलोमीटर चली है और ये जैसे ही मैं इसको यूज़ करता हूँ प्राइमरी व्हीकल बन चुकी है मेरी। और मैंने ना ही कोई ओला का केयर प्लस प्लान लिया है, ना ही कोई ऐसा प्लान लिया है। इनके दो प्लान आए हैं, दोनों में से मैंने कोई भी नहीं लिया है और अभी लेने का प्लान भी नहीं है फ़िलहाल। जब मैं लूँगा तो आपको बता दूंगा। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या क्या पार्ट चेंज हुए हैं, बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइट के नीचे वाले ब्लैक पार्ट की, यानी कि जो लोअर कॉकपिट जिसको ये लोग बोलते हैं उसकी। तो ये 3 बार टूट चुकी है और 3 बार चेंज की जा चुकी है। ऑटोमेटिकली ये क्रैक हो जाती है अनइवन रोड्स पे, क्योंकि हम लोगों का इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़्यादातर चलता ही है, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में रोड्स ऐसे ही होते हैं। और मैं भी एक सी ग्रेड सिटी में रहता हूँ तो यहाँ पे भी रोड्स की कंडीशंस काफ़ी बेकार ही हैं, इसलिए ये ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाता है। लेकिन लास्ट बार जो पार्ट चेंज किया गया वो अभी तक चल रहा है और ये टेक्नीशियन ने मुझे बताया था कि ये इम्प्रूव्ड पार्ट है, अब ये शायद ब्रेक नहीं होगा। तो पहली बात जो मैंने आपको बताई वो थी लोअर कॉकपिट का टूट जाना। शायद नए मॉडल्स में ये ना हो, लेकिन मेरे साथ तो हुआ और 3 बार इसको चेंज किया गया, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। और जो भी मैं इस वीडियो में बात बताऊँगा वो आपको सच बताऊँगा, कोई बायसिंग नहीं है, ना ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, एक जेन्युइन वीडियो है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बताऊं तो मोटर कभी कभी चलते हुए हार्श वाइब्रेशंस करने लगती थी और स्कूटर की स्क्रीन पर लिख के आ जाता था स्कूटर इशू, प्लीज़ रीस्टार्ट द व्हीकल। ऐसा रीस्टार्ट करने के बाद भी कई बार मैं 10-10 मिनट तक रोड पे फंस गया। 3 दिनों में 5-6 बार ऐसा हुआ रोड पे और इसके बाद में मैंने कस्टमर केयर पे टिकट रेज किया। 2 दिन बाद टेक्नीशियन आया और उसने मेरी मोटर कंट्रोल यूनिट को चेंज कर दिया। अब चलिए आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा था। टेक्निकल रीज़न आपको देता हूँ। टेक्निकल रीज़न दोस्तों ये है कि ये मोटर कंट्रोल यूनिट करता क्या है, वो डीसी पावर सप्लाई को एज ए इनपुट लेता है और उसको 3 फेज़ AC सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। अब होता क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट 120 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है तीनों फेसों के बीच में जो स्टेटर की वाइंडिंग्स में पड़ा होता है। अगर उसमें से कोई भी फेज़ एंगल थोड़ा बहुत चेंज हो जाए या फिर ऐसा हो कि सप्लाई ही डिस्टर्ब हो जाए तो हमारा रोटर होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी से पल्सेटिंग टॉर्क डेवलप करता है और इसी वजह से तेज़ आवाज़ के साथ साथ वाइब्रेशंस होने लगती हैं। और क्योंकि ये एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो इसके जो प्रॉब्लम है जो ये होती है, इसके जो व्हीकल कंट्रोल यूनिट है उसको पता लग जाती है और इसीलिए वो स्कूटर इशू रीस्टार्ट द स्कूटर का जो मैसेज होता है वो फ्लैश करता है हमारी स्क्रीन पे। और इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ये जो पल्सेटिंग टॉर्क डेवलपमेंट होता है इसकी वजह से जो बार बार रुक के टॉर्क डेवलप होता है तो वो रोटर में जर्क पैदा करता है, जो आप कह सकते हैं कि एक तरीके की फोर्स लगाने लगता है उसके ऊपर, इसीलिए अपने एक्सेस पे मोटर तेज़ी से कांपने लगता है और इसी वजह से हमें वाइब्रेशंस फील होती हैं। तो इसीलिए मेरा मोटर कंट्रोल यूनिट को चेंज कर दिया गया। चलिए अब अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और वो प्रॉब्लम है कई बार ब्रेक लीवर को दबाने के बाद छोड़ने पे गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो था वो चला जाता था और 2-3 बार गाड़ी सड़क पे खड़ी हो गई। मैंने रीस्टार्ट की, तब पता चला कि गाड़ी रीस्टार्ट करनी पड़ रही है, तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो मैंने 2-4 बार ब्रेक को भी दबाया, राइट हैंड साइड के लीवर को भी दबाया, तब जाके उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स वापस आया। तो प्रॉब्लम क्या हुई, जब मैंने दिमाग लगाया तो ये पता चला कि जो लेफ़्ट हैंड लीवर है वो उतनी ही तेज़ी से रिट्रैक्ट होकर वापस नहीं आ रहा है, इसलिए शायद सेंसर जो है वो दबा रह जा रहा है और इसीलिए थ्रॉटल काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आपको पता है ब्रेक का सेंसर अगर दब जाता है तो फिर थ्रॉटल रिस्पॉन्स इस ओला का स्टॉप कर दिया जाता है। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड का लीवर था मेरा वो वापस रिट्रैक्ट होकर बहुत स्लो आ रहा था और इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब मैंने इसके टेक्नीशियन को ये बात बताई थी और कॉन्टैक्ट किया था तो उन्होंने बताया कि ये पार्ट लेके मैं नहीं आया हूँ, तो आपको दोबारा टिकट रेस करनी पड़ेगी तभी ये पार्ट चेंज होगा। तो इसीलिए ये पार्ट अभी चेंजिंग में करंटली पेंडिंग है और मुझे टिकट रेस करनी है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं टिकट रेस करूँगा और इस पार्ट को भी चेंज करवाऊँगा। तो ये थी दोस्तों तीसरी बड़ी प्रॉब्लम जो अभी भी व्हीकल में है।
और ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका कोई सोल्यूशन एज सच तो नहीं है, लेकिन पार्ट ही चेंज करना पड़ेगा। ये टेक्नीशियन ने मुझे बोला है और मुझे दिखाई भी दे रहा है बिना पार्ट चेंज करे उसमें कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो पार्ट खोल के उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं की जा सकती। इसके साथ ही दोस्तों ग्रैब हैंडल्स भी काफ़ी लूज़ हो गए हैं। जब मैंने टेक्नीशियन से इसके बारे में भी कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि जो इनका जो बड़ी स्पेस जिसको ये बोलते हैं, जहाँ पे आपका पूरा डिग्गी का ब्लैक वाला बड़ा सा पार्ट लगा हुआ है, वो पूरा चेंज होगा। और उसमें नई ग्रैब रेल्स जो अब लग के आ रही हैं गाड़ियों में, इसी तरीके से लग के आती हैं, तो वो पार्ट उसमें बदल दिया गया है। लेकिन पुरानी व्हीकल्स में ऐसा नहीं है। तो आप अगर कंप्लेंट करेंगे तो आपका भी ये चेंज किया जाएगा। और जो हमारी जो ग्रैब रेल्स आती हैं वो कुछ डेप्थ तक उसमें घुसा दी जाती हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है उसमें, और काफ़ी मजबूत हो जाती हैं वो। लेकिन पहले वाले मॉडल्स जो हम लोगों के अर्ली बुकिंग वाले मॉडल्स हैं, उनमें डेप्थ जो थी वो स्क्रूज़ की, जो ब्रास पार्ट्स उसमें लगे हुए हैं, उसके अंदर जो स्क्रूज़ कसे हुए हैं उसमें डेप्थ है कम, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है कि ग्रैब हैंडल्स थोड़े लूज़ रहते हैं। तो ये भी चार्ट भी मेरे गाड़ी में अभी काम होना बाकी है। तो उम्मीद है आपको कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब आपको अपडेट दूंगा तो ये भी काम मैं करवा दूंगा। उसके बाद मैं अपलोड दूंगा कि क्या परफॉर्मेंस है चेंजिंग होने के बाद। अगर आपके में भी गाड़ी में ये समस्या है तो आप भी कंप्लीट लिखवा के बड़ी जो बूट स्पेस है उसको चेंज करवा सकते हैं। तो भाई लोगों, ये तो थे पार्ट्स चेंज की लिस्ट या प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की हैं एंटायर 403 दिनों में। अब बात करते हैं कि मुझे पसंद क्या नहीं आया इसके अंदर। दिनों तक मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर को यूज़ कर रहा हूँ, क्या मुझे नहीं पसंद है इसके अंदर। तो मैं बात करूँ तो जो हम्प इन्होंने फ्लोट बोर्ड पे दे रखा है वो सबसे ज़्यादा अनोइंग चीज़ है और मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर या कोई पेट्रोल स्कूटर भी खरीदते हैं तो उसका फुट बोर्ड होता है वो फ्लैट होता है। हम यूटिलिटी वाली चीज़ें इसीलिए इस पर रख के ले जाते हैं, और ये यूटिलिटी की ही व्हीकल है। स्टोरेज होना चाहिए यहाँ पे चीज़ों का। मुझे भी कुछ ले जाना होता है तो मैं जब रखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो चीज़ इधर पलट जाती है, कहीं इधर पलट जाती है। और मैं अगर आपको बताऊँ तो ओला से मैं कहना चाहूँगा ये कोई बेहतर इंजीनियरिंग का नमूना नहीं है, तो आप इसको हटाइए, वो बेहतर इंजीनियरिंग का नमूना होगा। और ये ऐसा नहीं है आप हटा नहीं सकते, आप जानबूझ के इसको हटा नहीं रहे हैं। आप अपने व्हीकल में ऐसी चेंजेस किए, बैटरी का जो हैंडल आपने ऊपर दे रखा है जिसकी वजह से वायरिंग और वो सब चीज़ें आपने इसके अंदर से ही पास कर दी हैं, वो कहीं और से पास कीजिए, साइड से पास कीजिए या कोई और बैटरी बेर या नीचे बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन ये यहाँ से हटाइए, क्योंकि ये ही इलेक्ट्रिक स्कूटर या पेट्रोल स्कूटर का सबसे ज़्यादा यूज़फुल जगह होती है जिस पे आपने सबसे बड़ा कांड कर रखा है। तो मेरे लिए तो ये कहना आसान है आपको, आप इसे हटाइए और तुरंत हटाइए, नेक्स्ट मॉडल आए इससे पहले इसको हटाइए। अब दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में मुझे कोई इशू नहीं नज़र आते। आज तक इलेक्ट्रिक स्कूटर वैसे ही रन कर रहा है जैसे पहले दिन आया था, पानी की तरह, मक्खन की तरह स्मूथ चलता है। और आप जब रोड पे होते हैं तो आप बुलेट भी खरीद के लाएंगे, कोई इंक्वायरी नहीं करेगा, लेकिन इसको आप जहाँ भी खड़ा कर देंगे वहाँ इंक्वायरी होगी, आप जा रहे होंगे तो वहाँ इंक्वायरी होगी, लोग आपसे रोक रोक के पूछेंगे। मैं सबसे बड़ी परेशानी के कारण बन गया है कि कई लोग स्कूटर खड़ा होता है तो उसके ऊपर पहले से ही चढ़े मिलते हैं और कुछ ना कुछ छेड़खानी करते हैं उससे, कि उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं, ये कैसे चलता है, कहाँ से लिए, कितने का है, कितना चल जाता है, तो वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है और कुछ नहीं। लेकिन परफॉर्मेंस में मैं आपसे फिर भी कहना चाहूँगा स्कूटर रियली हैव सम एज ओवर द अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। तो ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है अभी भी। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उत्तर प्रदेश के ओला सर्विस टीम से वो काफ़ी अच्छा है। तो उन्होंने मेरे 2-3 दिन में सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी हैं। ऐसा नहीं है मैं यूट्यूबर हूँ तो मुझे कुछ स्पेशल प्रेफरेंस मिली है, मैंने उनको बोला भी नहीं कि मैं यूट्यूबर हूँ या नहीं हूँ। तो आराम से व्हीकल स्मूथली सर्विस होती है, ये नहीं होता है कि 6 दिन आपकी कंप्लेंट को सॉल्व ना किया जाए। तो हेड्स ऑफ टू उत्तर प्रदेश ओला टीम। अब दोस्तों इतनी सारी बातें कर ली थी, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। वर्डिक्ट क्या है मेरा 1 साल के बाद भी? क्या मैं ये सजेशन दूंगा लोगों को ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, जो कई प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊं जो मैंने अपने मॉडल में फेस की है वो अब इस मॉडल में या नए अपडेटेड मॉडल्स में नहीं होती हैं, क्योंकि जो अपडेटेड पार्ट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ी को इम्प्रूव कर लिया गया है। अब मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे अगर 2 दिन में सर्विस मिल जाती है तो आपको महाराष्ट्र में या गुजरात में जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा हैं वहाँ भी मिल जाएगी। तो ये एक स्टेट टू स्टेट एक इशू है कि वहाँ सर्विस कैसी है। हमारे यहाँ ज़्यादा व्हीकल्स नहीं हैं उत्तर प्रदेश में, ईज़िली हमको सर्विस मिल जाती है। तो जहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं वहाँ सर्विस की अभी भी प्रॉब्लम है। तो जब तक ओला उसे सॉर्ट आउट नहीं कर तब तक आपको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसमें आपको टाइम लग सकता है अगर आप कोई सर्विस की टिकट रेस करते हैं, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो
इसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके स्टेट में ज़्यादा व्हीकल्स हैं, आपकी सिटी में ज़्यादा व्हीकल्स हैं, तो हो सकता है आपको सर्विसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आए। बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। बूट स्पेस भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ इनकी जो हम्प दे रखी है इन्होंने फ्लोर बोर्ड में, मुझे परेशान करती है। तो गाड़ी आप ले सकते हैं अगर आप इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा सच कुछ है कि आपको मना कर दूं गाड़ी मत लीजिए। और फिर आपको लुक के ऊपर भी आप देख सकते हैं कुछ लोगों को ओला नहीं पसंद आती है, तो नहीं पसंद आती तो नहीं पसंद आती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, किसी को मैं फोर्स नहीं कर सकता। मैं अपना सिर्फ वर्डिक्ट बता रहा हूँ आपको। अच्छा, कुछ बातें और करते हैं तो उसमें मैं आपको बताऊँ कि मैं कोई टेक फीचर ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ इस गाड़ी में। कॉलिंग फीचर तो कभी कभी नेम नोटिफिकेशन के लिए यूज़ कर लेता हूँ, वो भी कभी कभी काम करता है। कभी कभी इनकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो iOS यूज़ करता हूँ मैं, आईफोन, तो उसमें सिंक नहीं होती प्रॉपरली, और हो जाती है तो अगली बार जब मैं पेयर करता हूँ तो वो नोटिफिकेशन में नाम लिख के ही नहीं आता है, फ़ोन नंबर लिख के आता है। फ़ोन नंबर लिख के आता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन कॉल कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम इनकी सिंकिंग में है, ये कॉन्टैक्ट सिंक नहीं होते हैं सही से, कभी हो जाते हैं कभी नहीं होते हैं। अब ना तो मैं म्यूज़िक यूज़ करता हूँ, ना ही मैं नेविगेशन यूज़ करता हूँ। अच्छा, चलती कितना है? 1% में 1 किलोमीटर चलती है मेरी गाड़ी औसतन। अगर 100% बैटरी है तो 100 किलोमीटर चलेगी, लेकिन औसतन मेरी स्पीड भी 40 से 50 के बीच में ही रहती है। 42 43 मेरी एवरेज स्पीड है, जो मैं ज़्यादातर अपने ओडोमीटर पर रखता हूँ, स्पीडोमीटर पर रखता हूँ। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है कि आप किस स्पीड पर ड्राइव कर रहे हैं, आपको कितनी रेंज मिलेगी। मेरी 1% में 1 किलोमीटर ही चलती थी और चलती है, और अभी तक 6048 किलोमीटर चल चुकी है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई भी और आर्टिफिशियल साउंड वगैरह भी लगा के नहीं चलता हूँ, क्योंकि मुझे प्योर इलेक्ट्रिक साइलेंट ड्राइव पसंद है, जिससे मैं लिटरली इंजॉय कर पाऊँ स्लो एरोप्लेन लाइक मोटर साउंड जो आता है जब हम इस ईवी को चलाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ईवीज़ कैन लेट यू फील रियल नेचर, जिससे आसपास आप गुजर रहे होते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं कि आपको क्या यूज़ करना होता है। ये सब गिमिक फीचर्स होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, कुछ लोग यूज़ भी करते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ और मुझे वही रेंज मिलती है 1% में 1 किलोमीटर। तो उम्मीद है आपको मैं कुछ ना कुछ समझा पाया हूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या और कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि अब मैं रेगुलर हो जाऊँ और अच्छे वीडियो अपलोड कर दूँ आपके लिए, जिससे आपको ईवी सेलेक्ट करने में मदद मिले। तो उम्मीद है आपको दोस्तों मैं कुछ ना कुछ मदद ज़रूर कर पाया हूँगा। तब तक के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद ईवी लवर्स।